अब अगर 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होगा तो फिर उस पर टैक्स भी तो भर भर कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आप इस भारी भरकम टैक्स को देने से बच जाओ तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा? शायद बुरा ही है, लेकिन वो कैसे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं इस वीडियो में। उसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखो और प्लीज यार वीडियो देखने के बाद ना कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प पर डाल देना। लोगों को देखने दो, सीखने दो, समझने दो, पढ़ने दो कि म्यूचुअल फंड्स पर अगर टैक्स लगता है तो आखिर लगता कैसे है। नाउ टैक्स लगने के लिए अननेसेसरी कंडीशन इज प्रॉफिट। मतलब म्यूचुअल फंड से जब प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स लगेगा ना, क्योंकि लॉस के केस में वैसे भी कोई दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहता है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि आप म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमा सकते हो। पहला तरीका होता है IDCW प्लान, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विथड्रॉल प्लान। अब इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल विथड्रॉल। तो पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड से आप लोग इनकम कैसे कमा सकते हो। तो इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला, तो जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं उन पे आपको डिविडेंड मिल सकता है, और दूसरा, जो आपका फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स को बेच सकता है, और इन बेचने पर जो भी प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। अब आपके हिस्से की जितनी भी इनकम होती है उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब वो कैसे? तो जब भी आप म्यूचुअल फंड की जो भी यूनिट्स खरीदते हो, ये इनकम आपकी यूनिट्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। हेंस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम कमाई वो आपके यूनिट्स की नेट एसेट वैल्यू में रिफ्लेक्ट होने लग गई, तो इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहां पर पहला काम खत्म हुआ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले का, राइट? नाउ अगर कोई म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम है जिसमें ये इनकम आपकी नेट एसेट वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के या रिफ्लेक्ट होने के बजाय आपको कैश के फॉर्म में मिलने लग जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका कैपिटल उस पोर्टफोलियो में से निकल गया, यानी विथड्रॉ हो गया, एंड हेंस द टर्म capital withdrawal. Now let's talk about a little more about the two kinds of income, dividend income and capital gains income. पहले बात करते हैं हम लोग dividend income के बारे में। अब आपके पेन को करते हैं अनबॉक्स और आपको बताते हैं कि इस इनकम पर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपको 10,000 रुपए मिलते हैं तो उसका 20% यानी 2,000 रुपए ले जाएगी भारत सरकार, और आपके पास बचेगा 8,000 रुपए। इसके अलावा अगर साल भर की आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 से ज्यादा है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद ही डिविडेंड देने से पहले 10% TDS काट के सरकार को जमा कर देती है। अब कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। अब ये थोड़ा नहीं, पूरा ही कॉम्प्लिकेटेड सा गेम है, तो इसको शांति से समझना, क्योंकि टैक्स से बचने का क्विट ऑप्शन रियल लाइफ में तो नहीं है। इसको समझने के लिए आप एक बार म्यूचुअल फंड्स को दो कैटेगरीज में बांट दो। पहला, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनका 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में होता है और बाकी का बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज में हो जाता है। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स वो होते हैं जिनका 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है और बाकी का इक्विटीज में होता है। इन दोनों ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब इस पर भी टैक्स दो तरीके से लगेगा और वो डिपेंड करेगा कि आपने क्विट ऑप्शन 1 साल के अंदर दबाया है या 1 साल के बाद। अगर आपने 1 साल से पहले बेचा और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और इस पर 15% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और इस पर टैक्स कुछ इस तरह से लगेगा कि 1 लाख तक के प्रॉफिट पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% के रेट से टैक्स देना होगा। मतलब अगर हमारे शर्मा जी ने 1.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो 1 लाख तक तो जीरो टैक्स, एक भी पैसा टैक्स नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर का 50,000 है उस पे इन्हें 10% के रेट से टैक्स देना होगा, जो कि आएगा 5,000 रुपए। ये तो हो गए हमारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। तो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी जो आपका टैक्सेशन होता है वो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर डिपेंड करता है। बट द डिफरेंस इज कि यहां पर लिमिट जो है वो 3 साल की है। मतलब अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहेंगे, और अगर 3 साल के बाद बेचा तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टैक्सेशन प्रोविजंस, तो अगर आपको नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स से
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पे आपको आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स देना होता है। मतलब अगर आप 30% स्लैब रेट में 30% ब्रैकेट में आते हो तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर आपको 30% के रेट से ही टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इस पर आपको 20% का टैक्स लगता है, लेकिन यहां पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिससे आप मूवी डेट में एटलीस्ट पॉपकॉर्न अफोर्ड कर सको। आई मीन ऑफ कोर्स टैक्स से बचे हुए पैसों से। सबसे पहले है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS। अगर आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो यह पैसा आपकी सैलरी इनकम से माइनस कर दिया जाता है और सिर्फ बची हुई इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साल भर की सैलरी इनकम सपोज 8 लाख रुपए है और आपने 1.5 लाख किसी ELSS में लगा दिए तो फिर अब आपको टैक्स सिर्फ 6,50,000 रुपए पर देना होगा, ना कि पूरे 8 लाख पर, राइट? But there's a catch. And one more thing, ELSS के साथ आता है 3 साल का लॉक इन पीरियड। सेक्शन 80C के सभी इन्वेस्टमेंट्स में से ELSS का लॉक इन पीरियड सबसे कम है। ये रही टॉप परफॉर्मिंग ELSS फंड्स की लिस्ट जो कि पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर है। बट रिमेंबर, जिस तरह से अपनी एक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी तरह से सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इन्वेस्ट मत करने लग जाना। अपनी रिसर्च अच्छे से करना। द सेकंड वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान या SWP। नाउ दिस इज मोर बेनिफिशियल देन द IDCW प्लान। सी, income distribution cum capital withdrawal simply means the distribution of income from mutual funds which includes both dividends as well as capital gains. But SWP is a systematic withdrawal plan. It allows the investors to withdraw a certain amount of money periodically from their investments. देखो, डिविडेंड पे तो आपको वैसे भी उतना ही टैक्स लगता है जितना आपका टैक्स ब्रैकेट होता है। तो अगर आप 0% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो शायद आपके लिए IDCW बेटर है। बट इफ यू डू पे टैक्सेस देन SWP इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको टैक्स एफिशिएंसी अच्छे से समझनी है तो फिर आपको अपने हर टाइप के इन्वेस्टमेंट के होल्डिंग पीरियड को एनालाइज करके टैक्स को कैलकुलेट करना होगा, which can get a little complicated. तो इसके लिए आप एक एक्सपर्ट की भी एडवाइस ले सकते हो। इज सेटिंग ऑफ ऑफ अ लॉस फ्रॉम रिडेम्पशन। मान लो अगर आपको किसी एक म्यूचुअल फंड से लॉस हो जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट कैसे, बताता हूं। तो मान लो आपने किसी एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, वहां से आपको 10,000 रुपए का लॉस हो गया। साथ ही साथ आपने किसी दूसरे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया था जहां से आपको 30,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि टैक्स पूरा का पूरा इस 30,000 के प्रॉफिट पर देना पड़ेगा, राइट? नहीं है दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिलेगा बेनिफिट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। इसके तहत ऐसा होगा कि जो 10,000 का लॉस है इसको आपके 30,000 के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ओनली ऑन 20,000 रुपीस। है ना कमाल की चीज? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो, फिर भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपको एक भी पैसा टैक्स ना देना पड़े, तो क्या ये अच्छा होगा या बुरा? तो अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट है और कहीं पर आपको 10 लाख का लॉस भी है तो इनको सेट ऑफ कर सकते हो ना, एक भी पैसा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सीरियसली आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या फालतू की बात बोल रहे हो, मतलब कुछ भी। हाँ, तो मैंने ये भी तो बोला था ना स्टार्टिंग में कि ऐसी कंडीशन आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। फिर मैंने कहा था शायद बुरी होगी। बुरी क्यों होगी उसके लिए बताता हूं, तो इसलिए तो कह रहा हूं ना। आई नो अच्छी बात नहीं है यार, ऐसे ऐसे चढ़ो मत यार, बट कम से कम इससे आप एटलीस्ट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो सीख गए, ठीक है? तो जब भी आपको कभी लॉस हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एडजस्ट इट अगेंस्ट योर प्रॉफिट। दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू। ब्रो, मैं तो हूं भुलक्कड़ यार। अगर उस साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस को सेट ऑफ करना भूल गया तो मुझे तो हो गया ना भारी नुकसान। तो ब्रो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तू इस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो अगर तू इस साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करना भूल गया तो अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लियो, राइट? और भी 2 बातें हैं जो हम लोगों को यहां पर समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। पहला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टैक्स कैसे लगता है। नंबर 2, टैक्स डिडक्शन थ्रू ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नंबर 3, SWP is more beneficial than IDCW. And number 4, tax loss harvesting या setting off of capital losses. So yeah, that's all for today. तो अब जैसे आप स्मार्टली टैक्स बचा सकते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। क्या बड़ी चीज है इसमें, कर दो।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.